जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर में। देखिए, हमने मिसलेनियस पोर्शन इकोनॉमिक्स का कंप्लीट कर लिया था। अब हम लास्ट चैप्टर की तरफ हैं, दैट इज़ द डेमोग्राफी। और इसमें जो पहला सब पार्ट है वो है पॉपुलेशन इंडिया पॉपुलेशन से रिलेटेड। और इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ चेक आउट द प्लेलिस्ट एंड यू विल फाइंड हिस्ट्री एंड इकोलॉजी, अ कंप्लीट प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है। उसमें आपको ऐड ऑन अभी नहीं होना है। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एंड जोग्राफी, ये दोनों रनिंग हैं। और आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स जो मॉर्निंग में क्लास रहती है वो भी आपके लिए अवेलेबल है। तो आप चेक कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, जो भी आप अभी रिविज़न कर रहे हैं अकॉर्डिंगली आप उसको देख सकते हैं। ऑल राइट, सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, दैट इज़ द डेमोग्राफी। और इसमें फर्स्ट पार्ट है हमारा इंडिया पॉपुलेशन। So we'll be starting with the first question here. Natural growth of population is the outcome of which of the following? नेचुरल ग्रोथ की बात हो रही है, ठीक है। नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज द आउटकम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट, माइग्रेशन, मैरिजेस। देखिए, बर्थ और डेथ ये नेचुरल कॉजेज होते हैं पॉपुलेशन चेंज के। डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ ऑफ अ कंट्री और प्लेस, इसको बोलते हैं नेचुरल चेंज इन पॉपुलेशन। मतलब क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट ये दोनों ही नेचुरल चेंजेस हैं पॉपुलेशन के। माइग्रेशन और मैरिजेस जो है वो नेचुरल ग्रोथ नहीं होती है, वो नेचुरल कॉजेज में नहीं आते हैं। सो नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द क्रूड डेथ रेट फ्रॉम क्रूड बर्थ रेट। तो जो आप नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कैसे कैलकुलेट करोगे? आप सब्ट्रैक्ट करोगे क्रूड बर्थ रेट में से क्रूड डेथ रेट को, इसमें से इसको माइनस कर दोगे, ठीक है। मैरिजेस, माइग्रेशन ये अदर फॉर्म्स हैं, ये हमारे सोसाइटल फॉर्म्स हैं। बट क्रूड बर्थ रेट माइनस क्रूड डेथ रेट से आप नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन निकालते हो। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच अरेंजमेंट ऑफ फॉलोइंग वुड show sequence of demographic transition as typically associated with economic development? Which arrangement of following would show sequence of demographic transition as typically associated with economic development? High birth rate with high death rate, low birth rate with low death rate, हाई बर्थ रेट विद लो डेथ रेट। तो आपको बताना है, एक सीक्वेंस बताना है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का, ठीक है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ भी एसोसिएटेड हो। सो फर्स्ट इज हाई बर्थ रेट विद हाई डेथ रेट, हाई बर्थ रेट विद लो डेथ रेट एंड लो बर्थ रेट विद लो डेथ रेट। तो ये हो जाएगा थर्ड नंबर पे 1 3 2, ठीक। तो देखिए, जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियोरी है वो एक जनरलाइज डिस्क्रिप्शन है कि आपका जो चेंजिंग पैटर्न है आपकी मॉर्टेलिटी, फर्टिलिटी और ग्रोथ रेट का। बिकॉज सोसाइटीज़ मूव फ्रॉम वन डेमोग्राफिक रिजीम टू अनदर, वो मूव करती रहती हैं, ठीक है, ये एक पैटर्न चलता रहता है। सो द टर्म कॉइंड, ये जो टर्म है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ये पहली बार दिया गया था बाय अमेरिकन डेमोग्राफर फ्रैंक डब्ल्यू नॉटेस्टीन के द्वारा in the mid 20th century, but it has since been elaborated and expanded by many others. तो पहली बार ये टर्म तो दिया गया था फ्रैंक डब्ल्यू नॉटेस्टीन के द्वारा, बट उसके बाद फर्दर ये बहुत बार एलैबोरेट भी हुआ, एक्सपेंड भी हुआ बहुत लोगों के द्वारा। तो 4 स्टेजेस हैं इसमें क्लासिकल डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के, देख लेते हैं। पहली स्टेज जो है वो पर्टिकुलरली देखी जाती है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में, ठीक है। द फर्स्ट स्टेज इज सीन इन द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़, जहाँ पर बर्थ और डेथ रेट दोनों ही हाई होते हैं। तो बर्थ रेट भी उतना ही हाई रहेगा और डेथ रेट भी उतना ही हाई है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन हमेशा स्टेबल बनी रहती है, ठीक। क्योंकि लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं, बहुत ज़्यादा आपको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाएंगी, बर्थ रेट कंट्रोल करने की फैसिलिटीज़ भी नहीं है। ऑलराइट, तो उनको दे नीड मोर हैंड्स टू वर्क, सो दे विल प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन, एंड उनके पास कोई हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है तो डेथ भी उतनी हो रही है। तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी जो बैलेंस है वो हमेशा बना रहता है। तो ये तो होती है पहली स्टेज। दूसरी स्टेज बोल रहे हैं विद द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, फिर क्या हुआ, डेवलपमेंट होनी शुरू हुई तो बर्थ रेट, द बर्थ रेट इज़ हाई, दैट इज़ अ हाई बर्थ रेट, बट ड्यू टू इम्प्रूवमेंट्स इन फूड सप्लाई एंड सैनिटेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ इंप्रूव हुई तो क्या होता है, डेथ रेट डिक्रीज़ हो जाता है। तो बर्थ रेट तो अभी भी हाई बना हुआ है, लेकिन क्योंकि कुछ डेवलपमेंट्स हुए, क्योंकि आप हेल्थ की फैसिलिटीज़ आप दे पाए, खाना पीना आपने बेहतर किया, जैसे कि आज हम देखते हैं कि बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, मातृवंदना स्कीम है, मातृत्व स्कीम है, कुछ भी है, मतलब जो प्रेग्नेंट वीमेन है वो भी स्वस्थ रहे, बच्चा होने के बाद
जो बच्चा है उसके लिए प्री नेटल केयर हो गया, नेटल केयर हो गया, डायग्नोस्टिक्स हो गई, ये सारी चीज़ें रन कर रहे हैं, तो उसकी भी केयर हो रही है। तो कहीं ना कहीं अगर किसी वजह से, किसी कारणों की वजह से, लेट्स से कि सैनिटेशन सेप्टिक हो रहा है, ऑपरेशन के टाइम पे सेप्सिस हो रही है, बहुत सारे बच्चे इसकी वजह से डेथ हो रहा है, या फूड एंड न्यूट्रिशन बहुत बेहतर नहीं है माँ का, तो उसकी वजह से जो बच्चा जिसका बर्थ हो रहा है वो बहुत ही लो वेट का है, या किसी भी वजह से जो डेथ्स हो रही हैं, तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई, क्योंकि थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, तो बर्थ रेट तो हाई रही, लेकिन डेथ रेट जो है वो कंपैरेटिवली कम हो गई। तो पहले केस में क्या था कि बर्थ रेट भी हाई थी लेकिन डेथ रेट भी हाई थी, तो बैलेंस बना रह रहा है। तो वही हमने बात की, हाई बर्थ रेट विद हाई डेथ रेट। ठीक है, दूसरा स्टेज क्या आया, हाई बर्थ रेट तो है लेकिन डेथ रेट थोड़ी सी कम हो गई, लो डेथ रेट हो गई। अब स्टेज 3 की बात करें तो बर्थ रेट फॉल होगी बट द पॉपुलेशन इंक्रीजेस कंटिन्यूसली बिकॉज देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ड्यू टू हाई फर्टिलिटी ऑफ द अर्लियर जनरेशन। ठीक है, तीसरा स्टेज ये बोल रहा है कि बर्थ रेट तो कम हुआ, अब थोड़ी सी जागरूकता आ गई तो बर्थ रेट तो कम हो गया, लेकिन क्या होता है, क्योंकि थोड़ी सी जो बेसिकली हम क्या बोलेंगे, इम्प्रूवमेंट आई जो हेल्थ कंडीशंस की वजह से, उसकी वजह से फर्टिलिटी जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है वो बढ़ गई। लेट्स से कि 40s की एज में भी बर्थ देने लायक हैं, विमेन भी उतनी हेल्दी हैं, मेल भी उतने हेल्दी हैं कि वो बर्थ दे सकते हैं। तो जो एज है, जो एक पर्टिकुलर एज है 40 टू 45 तक, 50 तक जा रही है और वहाँ वो बर्थ दे पा रहे हैं। ठीक है, तो प्रिडिक्शन एज बढ़ी, फर्टिलिटी एज बढ़ी, ये जो गैप था पहले 20 लेट्स से कि आप इनिशियली की बात करो तो 18 से लेके मैक्स टू मैक्स 25 26 तक लोग जल्दी शादी हो रही थी, बच्चे हो रहे थे, मैक्स टू मैक्स बहुत ज़्यादा हो गया तो 30। आज के टाइम पे 30 पे शादियाँ भी नहीं हो रही हैं, तो फर्टिलिटी रेट यहाँ से जो एज है वो बढ़ रहा है। ठीक है, एज यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है, तो लेट्स से कि आप 45 की एज तक आप बर्थ दे पा रहे हो, एक मान के चलते हैं, तो अब जो ये एज ग्रुप है वो यहाँ से यहाँ तक का हो गया, तो बर्थ रेट तो कम हुआ लेकिन इस एज के सारे लोग बर्थ देने के सक्षम हैं। ठीक, तो क्या होगा, जो बर्थ रेट है वो फॉल हुआ लेकिन पॉपुलेशन फिर भी बढ़ी, क्योंकि ये पूरा एज ग्रुप जो है वो कहीं ना कहीं, भले ही 2 बच्चे हो रहे हैं घर में, भले एक हो रहा है लेकिन बर्थ हो रही है। पहले बर्थ यहाँ पर स्टेगनेंट हो रही थी, ये तो बहुत मैक्स हो गया, यहाँ पर स्टेगनेंट हो रही थी। ठीक है, तो स्टेगनेंसी जो थी, यहाँ तक आपने जितने बच्चे रिप्रोडक्शन हो पाया उतना आपने किया, और उसके बाद एक स्टेगनेंट ग्रोथ आ जाती है, बट अब ये स्केल बढ़ गई, अब आप यहाँ से यहाँ तक देते जा रहे हो, तो पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन क्या हो रहा है, जो रेट है बर्थ का वो कम हो रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट है स्टेज 4। इस स्टेज में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही लो हो जाते हैं। ठीक, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही कम हो जाते हैं, तो पॉपुलेशन ज़्यादा स्टेबल हो जाती है फर्स्ट फेज़ से। पहला वाला फेज़ भी स्टेबल था लेकिन यहाँ पे क्या था, पहले वाले फेज़ में भी स्टेबिलिटी थी लेकिन यहाँ पे बर्थ रेट भी हाई था, डेथ रेट भी हाई था, तो कंपैरेटिव स्टेबिलिटी इसमें और लास्ट स्टेज में देखेंगे तो लास्ट स्टेज में ज़्यादा है, क्योंकि बर्थ रेट भी कम है, डेथ रेट भी कम है। यहाँ अगर आप देखोगे तो क्या है, बर्थ रेट कम है, डेथ रेट भी कम है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये जो चीज़ें हैं ये सीक्वेंस है, पहले क्या रहेगा, हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट रहेगी, सेकंड स्टेज में आपकी हाई बर्थ रेट रहेगी लेकिन डेथ रेट थोड़ी सी कम हो जाएगी, थर्ड स्टेज में क्या होगा, बर्थ रेट तो कम हो रही है लेकिन पॉपुलेशन इंक्रीज रहेगा, फोर्थ स्टेज में डेथ रेट, बर्थ रेट भी कम है और डेथ रेट भी कम हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्पेसिफिक स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लो बर्थ रेट विद लो डेथ रेट, हाई बर्थ रेट विद हाई डेथ रेट, हाई बर्थ रेट विद लो डेथ रेट। सेम क्वेश्चन है। अब ये एक बार देखिए, ये आया था IAS 1993 में और ये आया 2012 में। ठीक है, 20 साल बाद अप्रॉक्सीमेटली ये क्वेश्चन आ रहा है और सेम क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 231, मतलब हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट। अब बस आप इतना याद रख लो, पहले स्टेज में ये भी ज़्यादा ये भी ज़्यादा, दूसरे स्टेज में क्या होगा, ये तो ज़्यादा ये थोड़ा कम, और तीसरे स्टेज में क्या होगा, ये भी कम और ये भी कम। ठीक है, नेक्स्ट, अ ग्रेजुअल चेंज इन मैनर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ अकरिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। Select one of the following sets of processes leading to stable population structure. So increasing birth rate, constant death rate, decreasing birth rate and increasing death rate, constant birth and death rate, constant birth rate and decreasing death rate. constant रहेगा तभी बैलेंस आएगा। सो स्टेबल पॉपुलेशन स्ट्रक्चर में बर्थ और डेथ रेट दोनों ही कंट्रोल होने चाहिए एंड लो लेवल होने चाहिए, दैट इज बोथ ऑफ देम चेंज एट द सेम रेट
So the population growth is negligible and population remains constant. At present, India's population growth is passing through the phase of which of the following? Stagnant population, steady growth, rapid high growth, या high growth rate with definite signs of slowing down. तो हाई ग्रोथ रेट है लेकिन डेफिनेट साइंस ऑफ स्लोइंग डाउन भी दिख रहे हैं. What is the main reason in India for increasing population? Main reason is reduction in the death rate. अभी हम कौन से स्टेज पर, हम सेकेंड मान सकते हैं कि बर्थ रेट तो ज़्यादा है बट डेथ रेट कम हो गया है. So main reason for large growth in population in India are decline in the death rate, persistently high birth rate. So India second phase में है demographic transition के. During the time the question was asked, that is 1997 की बात है. The speciality of second phase of demographic transition is that there is a rapid reduction in mortality rate due to availability of better food and health facilities, but a slow decrease in birth rate, or more or less it remains constant. That is why the rapid increase in population is reflected in the second phase of demographic transition. According to Malthus, which of the following is the most effective measure of population control? War, misery, बर्थ कंट्रोल वाइसेस. देखिए अब ये क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए हैं, ऑल्दो उसमें से एलिमिनेट करना बहुत इजी है बट ऑप्शंस भी बड़े सोच समझ के दिए हैं. वॉर, बर्थ कंट्रोल, मिजरी एंड वाइसेस. तो देखिए जो माल्थस थे वो बेसिकली एक डेमोग्राफर थे, एक इकोनॉमिस्ट थे. सो उनके हिसाब से हम देखें तो मोस्ट इफेक्टिव मेजर ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल बेसिकली वॉर नहीं होगा. वाई? बिकॉज एक बार आप लड़ाई कर लोगे लंबे समय के लिए, फिर अगेन आप सेम पोजीशन में आ जाओगे, अगेन आप स्टेज 1 की तरफ आ जाओगे जहाँ आपकी डेवलपमेंट कहीं ना कहीं कम हो जाएंगी. तो बर्थ कंट्रोल इज़ द बेटर वे टू कंट्रोल द population. So Thomas Robert Malthus, he was an English economist and demographer who is best known for his theory that population growth will always tend to outturn the food supply and that betterment of humankind is impossible without stern limits on reproduction. एक बुक उन्होंने लिखी थी, an essay on the principle of population. Malthus argued that increase of population will take place if unchecked in a geometric progression while the means of subsistence will increase in only an arithmetic progression. तो इन्होंने बोला था कि अगर आपने population को रोका नहीं, if it is being felt unchecked, तो फिर वो geometric progression में बढ़ेगा, while the means of subsistence जो हैं जिन पे आप rely कर रहे हो वो arithmetic progression में ही बढ़ेंगे. ठीक है. तो माल्थस मानते थे that there are two types of checks which could restrict the check this excessive growth. तो दो तरीके से आप रोक सकते हो, चेक लगा सकते हो. एक तो है प्रिवेंटिव चेक्स, जैसे कि मॉरल रेस्ट्रेंट्स. मॉरल रेस्ट्रेंट्स क्या हुआ कि या तो आप एब्सिस्टेंस में रहो, बोलते हैं ना ब्रह्मचर्य, और मैरिज के टाइम को डिले करो. एक तो ये हो गया प्रिवेंटिव चेक, तो ये आ जाते हैं मॉरल रेस्ट्रेंट्स में. दूसरे होते हैं पॉजिटिव चेक, कि अगर आपने प्रिवेंटिव चेक्स नहीं कर पाए, यू हैव टू गेट मैरिड और यू कैन नॉट फॉलो द ब्रह्मचर्य, सो व्हाट यू हैव टू डू विच लीड टू प्री मेच्योर डेथ सच एज डिसीज, वाइस, वॉर एंड मिजरी और स्टार्वेशन. ठीक है. तो ये पॉजिटिव चेक्स में आते हैं. सो माल्थस रिकमेंडेड द वर्कर्स टू प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल थ्रू मॉरल रेस्ट्रेंट्स. तो उन्होंने बोला कि भाई मॉरल रेस्ट्रेंट्स के थ्रू करो ना. पॉजिटिव चेक्स जो होते हैं वो प्रीमेच्योर डेथ में आ रहे हैं, भाई किसी कोई बीमारी हो गई आपको, अब ज़बरदस्ती कोई बीमार नहीं हो जाएगा. वाइसेस, वॉर, आजकल कौन से डेली वॉर हो रहे हैं. हाँ वैसे ही रोड चलते आप किसी से झगड़ा कर लो वो अलग बात है, वो वॉर में नहीं आ रहा है. मिजरी, स्टार्वेशन, ये सब जो रीज़न, इन सब की वजह से, अब ये तो हो गया कि इसकी वजह से आप मर रहे हो, वो पॉपुलेशन कंट्रोल का रीज़न नहीं होगा. मतलब ठीक है. तो दे आर आस्किंग कि भाई आप प्रैक्टिस करो, बर्थ कंट्रोल मेथड्स यूज़ करो थ्रू मॉरल रेस्ट्रेंट्स इन ऑर्डर टू remedy the social evils. All right. According to Malthusian theory of population increases in. तो अभी हमने देखा कि इन्होंने बोला था कि अगर अनचेक्ड रहेगी तो पॉपुलेशन तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ही बढ़ेगी, लेकिन मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस अरिथमेटिक में बढ़ेंगे, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसका आंसर होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डेमोग्राफिक फीचर ऑफ पॉपुलेशन? नॉट अ पार्ट. ठीक है. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सेक्स रेशियो और रूरल अर्बन पॉपुलेशन. So standard of living is not a part of demographic feature. The standard of living is not a part of the demographic characteristic of a population. Demographic characteristic of population include population density, sex ratio, rural urban population, literacy, age structure, life expectancy वगैरह वगैरह. But standard of living तो बात की बात है. जब आप
व्हेन यू स्टार्ट लिविंग, तब वो आगे आते हैं, लेकिन डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में ये नहीं आते हैं. The highest density of population in India is associated with industrialized areas, coastal plains, low hills, areas with plain topography, fertile soils and availability of water. तो देखिए हाईएस्ट जो पॉपुलेशन देखी जाती है वो देखी जाती है इंडस्ट्रियलाइज एरिया में. वाई? बिकॉज यहाँ पे जॉब सर्टेनिटी ज़्यादा रहती है, यहाँ पे काम करने वाले हाथों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ज़्यादातर लोग माइग्रेट होके बड़ी सिटीज़ में, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइज सिटीज़ होती हैं, वहाँ ही जाते हैं. ठीक है. Some of the reasons for couples not willingly going for sterilization, which is a more reliable method for controlling population, are. तो भाई when you have a sufficient amount of children, let's say 1 or 2, जिसको आज के टाइम पे हम sufficient बोल रहे हैं, so उसके बाद बहुत सारे couples जो हैं वो willingly sterilization का टेक्निक नहीं अपनाते हैं, जो कि एक ज़्यादा reliable method है population control का. तो उसका रीज़न क्या है? स्टरलाइजेशन मीन्स काइंड ऑफ नसबंदी जिसको बोलेंगे. तो वो जो मेथड्स हैं वो नहीं अपनाते. क्यों? डिज़ायर फॉर मेल चिल्ड्रन रीज़न हो सकता है. हाई चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, ये भी हो सकता है. लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल सही बात है. एंड इकोनॉमिक कंपल्शंस इन वेरी पुअर फैमिलीज़, ट्रू. तो सारे ही रीज़न है. देखिए ये सारे ही रीज़न है इसके कि जैसे कि हमने बात की थी किसी लास्ट चैप्टर में, आई डोंट रिमेंबर, कि अनवांटेड गर्ल्स की हमने बात की थी. इफ़ फर्स्ट चाइल्ड इज़ फीमेल देन दे आर डिज़ायरिंग फॉर सेकंड, कि सेकंड मेल हो जाएगा. अब सेकंड भी फीमेल हो गई. थर्ड में उन्हें लगा मेल हो जाएगा, थर्ड भी किया, थर्ड भी फीमेल हो गई, फोर्थ भी हो गई, फिफ्थ भी हो गई, लेट से 5-6 हो गए. लास्ट में करते करते लास्ट में जाके एक बच्चा जो हुआ वो मेल होता है. तो ये जो चिल्ड्रन हैं इनको एक टर्म दिया गया था अनवांटेड गर्ल्स का, कि ये हुए बिकॉज दे वांटेड अ मेल चाइल्ड, है ना. उनको एक मेल चाइल्ड चाहिए था, इसलिए इनको पैदा किया उन्होंने. बिकॉज दे वर ऑलवेज विलिंग फॉर अ मेल चाइल्ड, वन ओवर द अदर, उनको मेल चाइल्ड चाहिए था. बट चूँकि हर बार लड़की पैदा होती गई तो वो उसकी डिज़ायर में वो गए. तो पहला रीज़न हो गया. चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट हाई है. हाँ, पहले होता था कि भाई बच्चे पैदा होके उनके मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा थी, तो इसलिए कोशिश रहती थी कि भाई स्टेरिलाइजेशन नहीं करवाएंगे. इन केस भगवान ना करे कि किसी वजह से किसी बच्चे को कुछ हो गया, देन दे कैन हैव अनदर वन. ठीक है. अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही है. और इकोनॉमिक कंपल्शंस भी होते हैं. बहुत ज़्यादा पुअर फैमिलीज जो होती हैं, दे नीड हैंड्स टू वर्क, सो दे नीड मोर चिल्ड्रन. सो ये सारे ही रीजन्स हैं. Rapid growth of population in India is a problem due to criticism of the efforts made by Indira Gandhi government in this direction. In 1970s, no other government has forced for sterilization, because you know कि 20 points प्रोग्राम जब चला था, जब इंदिरा गांधी के टाइम पे संजय गांधी जी ने चलाया था, तो उसमें फोर्स स्टेरिलाइजेशन करवाने की बात हुई थी. क्योंकि लोग नहीं मान रहे थे, तो दे वर लाइक कि फोर्स स्टेरिलाइजेशन कराएंगे फॉर पॉपुलेशन चेक. लेकिन ये मेथड जो है वो काम नहीं आया, बिकॉज उस समय उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, और वो लोग भी पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती स्टेरिलाइजेशन करा रहे थे. तो किसी गवर्नमेंट का उसके बाद से आज तक ये हिम्मत नहीं हुई कि इसको मुद्दा बनाया जाए. ठीक है. सो फैक्टर्स ऑफ पीपल्स रिलक्टेंस टुवर्ड्स स्टेरिलाइजेशन इन इंडिया, ये स्ट्रक्चरल है विद हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी, पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक कंपल्शंस, इलिटरेसी, इग्नोरेंस, desire for boys, religious beliefs, lack of understanding, lack of means of entertainment, etc. ठीक है. नेक्स्ट, फ्रॉम विच ईयर वॉज रेगुलर एंड साइंटिफिक सेंसस स्टार्टेड इन इंडिया. तो रेगुलर और साइंटिफिक, देखिए सेंसस तो स्टार्ट हुआ था 1871-72 में, मेयो ने पहली बार करवाया था. आई गेस मेयो ही था, है ना. उसके बाद फिर 1881 में हुआ था. सो लेकिन जो रेगुलर और साइंटिफिक सेंसस था वो 1881 में शुरू हुआ था. ठीक है. सो सिस्टमैटिक एंड मॉडर्न पॉपुलेशन सेंसस इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म वाज कंडक्टेड नॉन सिंक्रोनसली बिटवीन 1865 and 72 in different parts of the country. The effort culminating in 1872 had been popularly labeled as the first population census of India. However, the first synchronous census in India was held in 1881. Since then, regular and scientific censuses have taken place once in every 10 years. In which year the first regular census held in India? 1881. First census was conducted in which year? First census की बात करें, simply अगर ये पूछ रहे हैं कि पहला census कब हुआ था, तो 1872 में हुआ था. So under the British rule, the first census of modern system was held in 1872 during the reign of Lord Mayo. But first regular census या first
साइंटिफिक सेंसस जो हुआ था वो 1881 में हुआ था, लॉर्ड रिपन के टाइम पे. फर्स्ट सेंसस इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड वॉज हेल्ड इन द टेन्योर ऑफ लॉर्ड मेयो 1872. Assertion देखिए, the census of India is carried out every 10 years. The population of India has largely remained unchanged over the period of 10 years. देखिए ये इसका रीज़न नहीं है कि largely it remains unchanged over the period of 10 years. जो फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस था वो 1881 में हुआ और उसके बाद से फिर सेंसस होने लगे हर 10 साल में, तो एक ट्रेंड बन गया स्टडी ग्रोथ का इन इंडियन पॉपुलेशन. एक्सेप्शन इसका था 1921, जबकि वहाँ पे एक डिक्रीज़ देखा गया इन इंडियन पॉपुलेशन. हर बार एक ट्रेंड था इंक्रीज़ का, बट 1921 को नेगेटिव ग्रोथ पे बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे डिक्रीज़ देखा गया. वाइल द इंडियाज़ पॉपुलेशन वॉज 361.08 इन द ईयर 1951, ये बढ़ के 2011 में हो गई थी 1210.85 मिलियन इन 2011. ठीक है, तो स्टडी ग्रोथ अब आप यहाँ से देखेंगे, अगर 1921 तो एक नेगेटिव का था, लेकिन 1951 से अगर हम देखें आज़ादी के बाद से, तो स्टडी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, कंटिन्यूसली ग्रो किया है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग वाज यूज्ड एज द मोटो फॉर सेंसस ऑफ इंडिया 2011. सो सेंसस ऑफ इंडिया ऑफ 2011 का जो मोटो था वो क्या था? आर सेंसस आर फ्यूचर. आर सेंसस आर फ्यूचर. ठीक है, द 2011 सेंसस वॉज 15th नेशनल सेंसस of country. What is the minimum age of a person whose what is the minimum age of person whose photographing, fingerprinting and iris mapping will be done for census 2011? Okay, so they are asking what is the minimum age of person whose photographing, fingerprinting and iris mapping will be done for the census of 2011. So it is 15 years. minimum age है 15 years. iris mapping के लिए जो 2011 का जो सेंसस था उसमें आइरिस मैपिंग के लिए जो मिनिमम एज रखी गई थी वो थी 15 years. दिस वॉज पार्ट ऑफ द वर्क टू बी डन अंडर द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर NPR. द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हु गेव इट्स अप्रूवल फॉर इंक्लूजन ऑफ कास्ट इन सेंसस 2011 वॉज हेडेड बाय. ठीक है, तो ये बोल रहे हैं द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जिन्होंने अपना अप्रूवल दिया था फॉर इंक्लूजन ऑफ कास्ट इन सेंसस 2011, इसको हेड कर रहे थे प्रणब मुखर्जी जी. तो वो तब फाइनेंस मिनिस्टर थे and he was heading the group of ministers group, and he gave its approval for inclusion of caste in the census 2011. How many districts are there in India? तो ये क्वेश्चन है 2014 का. देखिए 2011 के सेंसस, क्योंकि अभी जो सेंसस है उसका फाइनल डेटा हमारे पास आया नहीं है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो एज पर द अभी हम 2011 के सेंसस से ही चलेंगे. तो 2011 के सेंसस के हिसाब से द 2011 सेंसस, द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया वॉज 640, 640. एज पर द डेटा ऑफ जून 10, 2020, 2020 तक का डेटा अगर हम देखें, जून 10, 2020 तक का टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं 728. तो अब जो फाइनल आएगा उसमें कुछ तो बढ़ेंगी, तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 728 हो गए थे. 2011 तक अगर हम बात करते हैं तो 640 थे, तो उसके हिसाब से तो नन ऑफ दीज ही आ रहा था. India's population growth during the 20th century can be classified into 4 distinct phases. मैच लिस्ट 1 जिसमें पीरियड दिया हुआ है और लिस्ट 2 जिसमें फेज दिया हुआ है, एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो. लिस्ट 1 जो है दैट इज़ द ग्रुप ऑफ पीरियड्स एंड लिस्ट 2 इज़ फेज. ठीक है, सो 1901 से 1921, 1901 टू 1921 स्टडी ग्रोथ देखने को मिलता है, या रैपिड हाई ग्रोथ या स्टेगनेंट या हाई ग्रोथ विद डेफिनेट साइंस ऑफ स्लो डाउन. तो देखिए 1901 में स्टेगनेंट ग्रोथ मिली 1901 से 1921 तक. फिर 1921 से 1951 तक. ठीक है, 1921. अब 1921 तो एक हम डिवाइड के तौर पे यूज़ करते हैं बिकॉज वहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ आपको वहाँ देखने को मिली थी, तो स्टेगनेंट रहा. फिर 1921 से 51 के बीच में स्टडी ग्रोथ देखने को मिली. फिर 51 से 81, 1951 टू 1981, यहाँ पर आपको रैपिड हाई ग्रोथ देखने को मिलेगी, रैपिडली ग्रो किया. और 1981 से 2001 तक हाई ग्रोथ रेट विद डेफिनेट साइंस ऑफ स्लो डाउन भी देखने को मिले. ठीक है,
सो डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन द डेकेड 1901 टू 1911 ये 5.75 थी, एंड इन द डेकेड 1911 टू 1921 डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बिकेम नेगेटिव -0.31%. एज अ रिजल्ट जो पॉपुलेशन थी इंडिया की, इट रिमेन्ड मोर और लेस स्टेबल ड्यूरिंग द पीरियड 1901 टू 21. फिर इन द 3 decades ऑफ द पीरियड ऑफ 21 to 51 देयर वाज अ स्टडी इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, जो कि 11%, 14.22% और 13.31% रही रेस्पेक्टिवली. 51 से 81 तक एक रैपिड इंक्रीज देखने को मिला पॉपुलेशन में. इफ दिस 3 decades population growth rate was recorded 21.51, 24.80 and 24.66 रेस्पेक्टिवली. 81 के बाद से एक इंक्रीज देखने को मिला इंडियाज पॉपुलेशन में, बट ग्रोथ रेट इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग. Therefore, ये जो पीरियड था इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ग्रोथ रेट विद डेफिनेट साइंस ऑफ स्लो डाउन. पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन डेकेड्स ऑफ 91, 2001 एंड 2011 ये रही है 23.87, 21.54 एंड 17.7 रेस्पेक्टिवली. Excuse me. Next, decadal growth rate of population in India has been lowest during. Decadal growth rate की बात हो रही है. Lowest देखने को मिला है आपको 2001 से 2011 तक. ठीक है, 17.7. In which of the following census decades India registered the lowest percentage change in population? Again 2001 से 2011. Which of the following pairs is not correctly matched? So 71 से 81. Okay, they are asking about the population. यहाँ पे देखिए 17.7 था. ठीक है, सो ये तो सही है. 71 से 81 24.66, 81 to 91 23.87, 91 से 2001 21.54, 2001 से 2011 में 17.7 देखने को मिला है. अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 परसेंटेज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन द कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 to 11, तो ये 17.70 था. According to census report of 2011, India's population between 2001 to 2011 increased by 17.7. The percentage of decadal growth of population during 2001-2011 as per the census 2011 is, so देखिए 17.7 रहा है ये. However, as per the provisional data, it was 17.64. Why they are taking E as the answer then? I think answer should be this, right? Next देखिए, in which of the following census year is population recorded the highest percentage change in population? Highest percentage change in population देखने को मिला 1971 में. Decadal growth rate रही यहाँ पर 24.80, whereas in census 1981 it was 24.66. In 1991 23.87, 21.54 2001 में, 2011 में decadal देखने को मिली 17.7. हाईएस्ट रहा 61 से 71. In which of the following decades the population growth rate in India was highest? 61 से 71. In the context of population, which of the following years has been termed as the year of Great Divide? Great Divide बोलते हैं 1921 को, जिसके बाद population gradually registered accelerated growth. So 1921 has been the only census year in the history of Indian census in the decadal growth rate of population was negative. After that year, the population of India gradually registered accelerated growth, and 1921 is the year of Great Divide. ठीक है. Which census is called demographic divide? 1921. Which of the year is known as demographic divide in India? 1921. Which of the following census is known as Great Divide? 1921 again. Why? Because of the negative growth. Among the following, which of the following census years the decadal growth of population has remained negative? 1921. India had, अब assertion reasoning का question है. India has experienced a phenomenal growth of population since 1951.
1951 इज कॉल्ड द डेमोग्राफिक डिवाइड इन इंडियाज डेमोग्राफिक हिस्ट्री. 1921 को बोलते हैं. The highest average annual exponential growth rate in India's population has been recorded during the decade of. So it was recorded during the decade of 1971. So the highest average annual exponential growth rate in India's population has been recorded during the decade of 71 to 81. So exponential growth rate मिला 2.22. According to census of 2001, the annual exponential growth rate of population in India during the last decade was 1.9%. ठीक है, तो it was 1.9%. 2011 के सेंसस के हिसाब से India's population in the decade 1991 to 2001 was 1.9%, और ये 1.64% है as per the 2011 census. So 2011 census के हिसाब से it is 1.64%. अब देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. बिटवीन सेंसस 1951 एंड सेंसस 2001, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड मोर देन 3 times. ठीक है. बिटवीन सेंसस 1951 एंड सेंसस 2001, एनुअल ग्रोथ रेट, दैट इज द एक्सपोनेंशियल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज़ डबल्ड. ठीक है. देखिए, डबल तो नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें एक्सपोनेंशियल 1.96, 1.64. ठीक. सो annual average growth rate of India's population was 1.25% in the census 1951, while it was 1.97% in the year 2001. In the year 1951 population density India की 117 थी, जो कि बढ़ के हुई 325. Hence both the statements are incorrect. As per 2011, India's population density is 382% per square kilometer and the average exponential growth rate of population is 1.64. ठीक है, तो एवरेज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट 1.64 है. सो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाते हैं. ठीक है, तो देखिए 40 क्वेश्चन हमने कर लिए. एक बार चेक कर लेते हैं कितने क्वेश्चन हैं. अगर क्वेश्चन नंबर इनका कम है तो हम इसी में डिस्कस कर लेंगे, एंड इफ़ दे आर मोर इन नंबर तो फिर हम उस हिसाब से डिवाइड कर लेंगे इस चैप्टर को. आई थिंक दे आर मोर देन 136. इकोनॉमिक्स में यही है एक्चुअली. यहाँ पे चैप्टर्स को बहुत ब्रॉड वे में डिवाइड किया गया है. सो सिंगल चैप्टर कैरीज मैनी क्वेश्चंस. आई थिंक 200 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं इसमें. यस. दैट मीन्स पॉपुलेशन वाले एरिया से क्वेश्चन बहुत आते हैं, सेंसस वाले एरिया से क्वेश्चन बहुत आते हैं. ये भी इससे क्लैरिटी आ रही है कि भाई अगर पिछले 10-15 साल के क्वेश्चंस अगर हम देख रहे हैं तो ओ माय गॉड, दिस इज़ 327 क्वेश्चंस. ओ ऑलराइट. तो अभी हम थोड़े और डिस्कस करते हैं इस वीडियो में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे कवर हो पाएँ. सो ठीक है, 41 क्वेश्चन से देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो. India's population is characterized by a high growth rate. Within the current growth rate, it is likely to overtake China in the near future. Out of every 6 person of the world, one is an Indian. About 40% of India's population is below the poverty line. ठीक, तो हाई ग्रोथ रेट के साथ करेक्टराइज हो रही है, बिल्कुल सही है. करंट ग्रोथ इक्वेशन है 2006 का. सो ये बोल रहे हैं विद द करंट ग्रोथ रेट इट इज़ लाइकली टू ओवरटेक चाइना इन द नियर फ्यूचर. बिल्कुल कर लिया है. आउट ऑफ एवरी 6 person ऑफ द वर्ल्ड एक इंडियन है, बिल्कुल सही बात है. अबाउट 40% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ बिलो पॉवर्टी लाइन. तो इसके बारे में चेक कर लेते हैं कि उस समय का क्या हिसाब था. तो देखिए, इफ़ द ईयर 1921 सेंसस इज़ ओमिटेड, अगर उसको हटा दिया जाए तो डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंडिया की जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ी है 1901 से 71 तक. द डेकेड 61 to 71 was the decade of highest decadal growth 24.80. आफ्टर द ईयर 1971 डेकेडल ग्रोथ रेट डिक्लाइन हुई, बट ओवरऑल इंडिया की जो पॉपुलेशन थी इट इज़ ग्रोइंग एट अ रैपिड पेस.
The population of India increased by 18.23 crore in the decade 1991-2001. With the current growth rate, India's population is likely to overtake China. तो वो भी हमने कर लिया, 2027 तक का वेट नहीं हुआ. So according to the United Nation Population Fund 2003 annual report, total population जो world की है वो 6.3 billion है, while as per 2001 census total population India की 102.8 crore थी. That is, one of the 6% in the world is an Indian. The population of people living below poverty line in India was less than 40% during the question period. Official figure के हिसाब से about 21.92% of people they were living below the poverty line in the year 11-12. So statement 4 हो जाता है incorrect और बाकी तीनों statement हो जाते हैं सही. ठीक है. What is the total population of India? 2008 का क्वेश्चन है. तो वो देखिए टोटल पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो है 1028,737,436. 1028,737,436 according to census 2011. The total population of India is 121,0854,977. ये 2011 के सेंसस के हिसाब से है. In which the male population is 62 crore 32 lakh 70,258 and population of female is 58 crore 75 lakhs 84,719. देखिए जब ऐसे फिगर्स आते हैं ना तो फील होता है कि हम भी गिने जा रहे हैं कहीं. पीपल लाइक अस, नॉर्मल पीपल जिनकी बाकी कहीं गिनती नहीं होगी किसी सर्वे में, बट वी आई कुड से दैट आउट ऑफ द फीमेल आई एम द वन, राइट. तो 2011 के सेंसस के हिसाब से. सो वी ऑल्सो स्टैंड बाय समवेयर विद इंडिया. पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 1991 सेंसस. अब देखिए उस सेंसस के हिसाब से हमें कुछ लेना देना नहीं है बहुत ज़्यादा अभी के लिए. हाँ, मैच द फॉलोइंग्स वगैरह कुछ आ जाएँ तो ठीक है. सो इट वॉज 84.6, इतना रफली आप याद रख लो. सेंसस 2011 के हिसाब से आप देखोगे तो 121,085,4977 है. एक अरब 21 करोड़ 8,54,977. Consider the following statements and select the correct answer from the codes given below. India has 16% of the world's population, 2.4% of the Earth's land area. India has 24% of the world's population and 1.6% of the Earth's land area. India, in the yearly growth of world's population, India's share is 14 millions and China's share is 18 millions. In the yearly growth of world's population, India's share is 18 millions and China's share is 10 millions. तो देखिए 1 और 4 इसमें सही है. 16% वर्ल्ड पॉपुलेशन का है, 2.4% एरिया है हमारे पास. सेकंड गलत है, 24% नहीं है, 1.6 नहीं है. और ईयरली ग्रोथ में हम वर्ल्ड पॉपुलेशन में इंडिया का जो शेयर है वो 18 मिलियन है, चाइना का 10 मिलियन है. हालांकि अभी डेटा चेंज हो गया है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011. सो इंडिया अकाउंट्स फॉर 18.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. यही सही नहीं है, ठीक है, बिकॉज इंडिया जो है वो 16% वर्ल्ड पॉपुलेशन का देखता है. बाकी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ 121 करोड़, ये सही है. इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज़ by 18.1 crores during the decade 1 to 11. The highest density of population is in Delhi. ठीक. What is India is home to 17.5% of world population. What is the percentage of females in India's population according to provisional figures of 2011 census? So percentage of female in India's population अगर हम देखें तो वो है 48.46%. Percentage of females in India's population according to provisional figure is 48.46%, while according to final figures it is 48.53%. Which of the following is most populous state in India as per the provisional figures of census of India 2011? Most populous state उत्तर प्रदेश था, महाराष्ट्र सेकंड पर है. The population of Uttar Pradesh exceeds the total population of each country of one of the groups given below. Okay, so population of Uttar Pradesh exceeds the population of UK, Germany, Japan, Pakistan.
2001 के सेंसस की बात कर रहे हैं हम। तो एंड ओनली 5 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील हैज़ पॉपुलेशन मोर देन उत्तर प्रदेश। मतलब अगर इंडिया में से उत्तर प्रदेश को भी काउंट किया जाए, सबसे ज़्यादा चाइना, फिर इंडिया, फिर यूएसए, फिर इंडोनेशिया, फिर ब्राज़ील, उसके बाद उत्तर प्रदेश की इतनी पॉपुलेशन है कि वो 6 नंबर पे आ सकता है, ठीक है, अगर कोई कंट्री ना रखी जाए। सो अकॉर्डिंग टू 11 सेंसस अगर हम देखें, जो कि विच इज़ द 5th इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन, अब इसने ब्राज़ील को भी पीछे छोड़ दिया था, ठीक है। सो पॉपुलेशन ऑफ यूपी एक्सीड्स दैट ऑफ 2010 का क्वेश्चन है, उस हिसाब से तो ब्राज़ील को एक्सीड नहीं किया था तब, उसके बाद ब्राज़ील को भी एक्सीड कर दिया था। तो इस हिसाब से तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, अब पाकिस्तान। और अभी अगर आप देखोगे तो ब्राज़ील को भी एक्सीड कर चुका है, हालांकि इंडोनेशिया जो है वो 4th नंबर पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज हैज़ लेस पॉपुलेशन देन दैट ऑफ उत्तर प्रदेश? बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान, तीनों में ही कम है पॉपुलेशन। Consider the following statements about Uttar Pradesh. Literacy percentage as per 2001 census is 56.3. The density of population is 690 per square kilometer. The most populous district in is Kanpur Nagar, that is urban. The largest population of the scheduled caste in district Sitapur. तो देखिए, ये तो अब यूपी का जो लेटेस्ट डेटा पढ़ेंगे उसी के हिसाब से हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी इसको पढ़ने का मतलब नहीं है, वी विल सी द लेटेस्ट डेटा ऑफ यूपी, उसी में देखेंगे। Consider the following statement. Sikkim has the minimum area among the 28 Indian states. Delhi and Puducherry not included. Chandigarh has the highest literacy rate among the Pondicherry, NCT of Delhi and other union territories. Maharashtra has the highest population. देखिए, ये क्वेश्चन भी हालांकि उसी टाइम का है, 2006 का। तो ये सब डेटाज ना हम लेटेस्ट ही देखेंगे, इसको बहुत ज़्यादा आई डोंट थिंक इसको देखने का मतलब बन रहा है, ठीक है। लोएस्ट एरिया, हाँ एरिया वाइज आप देख सकते हैं, गोवा में कोई चेंज नहीं है, तो गोवा जो है वो लोएस्ट एरिया का स्टेट है, 3702 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है। सिक्किम का 7096 है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट यूनियन टेरिटरीज में लक्षद्वीप के पास है, ना कि चंडीगढ़ के पास, ठीक है। Assertion reasoning. Uttar Pradesh continues to be the most populous state in the country. Census 2011 provisional data. Bihar, West Bengal, Maharashtra respectively are behind in it in descending order. So answer is C, that is A is true, B is false, because उत्तर प्रदेश के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो महाराष्ट्र का है, ना कि बिहार का है। सो यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्रा, ये सही क्रोनोलॉजी है। What is the percentage of India's population that lives in Uttar Pradesh as per the provisional figures of 11 census? परसेंटेज कितनी? 17% पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो यूपी में रहती है। Which of the following is most populous state in India as per the census of 2011? उत्तर प्रदेश, as per the census 2011 estimates, which of the following is most पॉपुलर स्टेट इन इंडिया? सो इट इज़ उत्तर प्रदेश। 2011 के क्वेश्चन हम देख रहे हैं बिकॉज अभी हम वही सेंसस पे काम कर रहे हैं। 2001 का सेंसस अगर कंपैरिजन आ रहा है तो ही देखेंगे, बाकी डेटाज याद रखने की ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एट द लार्जेस्ट पॉपुलेशन? सो इट इज़ यूपी। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर द फॉलोइंग स्टेट इन टर्म्स ऑफ देयर पॉपुलेशन एज पर द प्रोविजनल डेटा ऑफ सेंसस 2011। अभी 2011 का, इसमें 2011 का डेटा होगा। सो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो है यूपी में, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद आएगा आपका बिहार और फिर आंध्रा। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पॉपुलेशन साइज एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। सो डिसेंडिंग ऑर्डर में आप देखेंगे तो महाराष्ट्र सबसे पहले आ जाएगा, फिर बिहार आएगा, फिर वेस्ट बंगाल आएगा और फिर आंध्र प्रदेश आएगा। दिस पोल्यूशन अराउंड द विसिनिटी बिकॉज ऑफ द क्रैकर्स जो इतने दिनों से हो रहे हैं एंड द क्लाइमेट, इट इज़ नॉट
letting this copy go. और देखिए व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो फिर से स्टार्ट हो गए. सो दिस क्रिएट्स अ रकस व्हेन आई स्पीक. एक्सक्यूज मी फॉर इट. द 4 मोस्ट पॉपुलर स्टेट्स ऑफ इंडिया आर. द 4 मोस्ट पॉपुलर स्टेट्स की अगर हम बात करें तो देख लिया है हमने 2011 के हिसाब से सेंसस में देख रहे हैं हम. यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्रा. ठीक है, ये 5 हम देख रहे हैं. तो ये 5 पॉपुलर स्टेट्स में आ जाएंगे. ऑलराइट, सो आई विल जस्ट सम अप द वीडियो हियर, क्योंकि यहाँ पे अभी ये क्रैकर्स दोबारा से शुरू हो गए. इट इज़ इवनिंग टाइम, तो अभी आपको डिस्टर्ब करेगा ऑब्वियसली. ठीक है, तो ये बड़ा चैप्टर है, इसमें 327 क्वेश्चन है अभी हमने देखा. सो कोशिश करेंगे 5 या 6 वीडियोस में मैक्सिमम इसको कंप्लीट कर देंगे. ठीक है, और एक चीज़ और, अगेन जो एक और हमारा चैप्टर था पुराना जहाँ पे हम डेटास पढ़ रहे थे. सो जो पुराने डेटा होंगे, लेट्स से कि 11 का एग्जैक्टली डेटा दे दिया है कितनी पॉपुलेशन है क्या, वो हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए. मैच द फॉलोइंग्स में या स्टैटिक के फॉर्म में कुछ आ रहा है वो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, बट ये डेटा हम डिस्कस नहीं करेंगे. ऑलराइट, क्योंकि वो हमें 2011 के डेटा से काम है, तो डेटा जो हम देखेंगे वो 2011 का देखेंगे. बाकी जो स्टैटिक पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम ज़रूर देखेंगे. ऑलराइट, सो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट 61 क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप रिवाइजिंग.